हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज की क्लास में हम वन शॉट रिवीजन चैप्टर सेकेंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि फिज़िक्स के साइड बुक के अकॉर्डिंग है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका 9th चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसका कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। क्लियर? उससे पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और बेल आइकन को दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी यूट्यूब के अकॉर्डिंग कब क्लास होना है नहीं होना उसका अपडेट अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा टॉपर लर्नर्स, सर्च कीजिए वहाँ पे टॉपर लर्नर्स। वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिल जाएगा कि कब क्लास होना है नहीं होना है और क्या नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। नोट्स वगैरह भी अगर चाहते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वन शॉट रिवीजन है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। क्लियर? जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्लियर? देखिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या है, व्हाट इज़ फोर्स। सबसे पहले हम फोर्स की बात करना चाहेंगे। फोर्स क्या है बताइए। फोर्स हमको पता है, पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर यहाँ से हम मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है आपका, इसको यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स वो फैक्टर है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोर्स। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज शेप एंड साइज एंड पोजीशन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। क्लियर? फोर्स को हम लोग, फोर्स का सिंबल क्या है, एफ है। फोर्स का सिंबल क्या है, एफ है। सिंबल क्या है फोर्स का, एफ। क्लियर? अब देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज़ को अगर मूव करना है, सपोज आपको बेंच को ही क्लास में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसको क्या करते हैं, फोर्स लगा के मूव करते हैं। गेट को क्लोज करना होता है तो फोर्स लगा करके हम उसको क्लोज करते हैं और फोर्स लगा के हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। जब ट्रेन में आप सफ़र कीजिएगा तो गेट पे देखिएगा लिखा रहता है पुल और एक तरफ रहता है पुश। तो पुल और पुश जैसे ही करते हैं वो अपना पोजीशन चेंज हो जाता है तो वो क्या होगा, फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं और एफ फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। फोर्स का फार्मूला होता है एफ इजकल टू एम ए। फोर्स का क्या फार्मूला होता है, एफ इजकल टू एम ए वेयर। वेयर एम क्या है, मास, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, और ए क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। क्लियर? अब अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और आके आपको स्ट्राइक कर रहा है तो आपको फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये फोर्स, कितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कितना उसका मास है और कितना उसमें एक्सीलरेशन है। क्लियर? फोर्स का फार्मूला एफ इजकल टू एम ए। अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखिएगा, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, ये डिपेंड करेगा हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये इस तरफ मूव करेगा, इस तरीके से। अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये इस तरीके से मूव करेगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी पता चलता है और कितना लग रहा है ये भी पता चलता है। तो वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ऐसा यूनिट क्या होगा, तो एफ इजकल टू क्या होता है, एम ए। अब मास का ऐसा यूनिट केजी होता है और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूटन। क्यों न्यूटन बोला जाता है, क्योंकि फोर्स के बारे में न्यूटन साहब ने ही पूरे वर्ल्ड को बताया था, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए, टू गिव द ऑनर न्यूटन साहब, न्यूटन लिखा जाए और एन इसको जनरली एन लिखा जाता है। जैसे अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ 5 न्यूटन, 6 न्यूटन तो क्या समझिएगा कि वो फोर्स लिखा हुआ 11 न्यूटन है ना। तो ये एन क्या डिनोट कर रहा है कि ये फोर्स है। क्लियर? कितना, तो 11। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
फोर्स का ऐसा यूनिट देख लिए, फोर्स क्या होता है वो भी देख लिए। अब टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर लेते हैं। क्लास 9 में 2 टाइप का फोर्स है जनरली, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। देखिए बैलेंस फोर्स क्या है, जब बहुत सारा फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये m जिसका मास m है, इस पे इधर से फोर्स लग रहा है F1, मान लीजिए ये 5 न्यूटन है, और इधर से भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। तो 2 फोर्स लग गया ना, तो रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स जिसका ज़ीरो हो जाए, रिजल्टेंट फोर्स बोलिए या टोटल फोर्स बोलिए, रिजल्टेंट या टोटल फोर्स, या टोटल फोर्स जिसका क्या हो, ज़ीरो हो, वो क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल फोर्स यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। अब यहाँ पे 2 फोर्स है। अब देखिए ये वाला जो फोर्स है F1, ये इस डायरेक्शन में लग रहा, ये इस डायरेक्शन में लग रहा, ठीक है। तो F1 मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर दें, ये वेस्ट ये ईस्ट, तो F1 ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम +5 ले लिए प्लस। अब ये देखिए F2 किस डायरेक्शन में लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, इसको माइनस लेना पड़ेगा। अब +5 -5 कट के क्या बन जाएगा, 0। तो इसका टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या आया, 0 आया। तो वो फोर्स जिसका रिजल्टेंट 0 हो उसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और बैलेंस फोर्स जिस भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जैसे आपका बेंच पे रखा हुआ बुक वो मूव नहीं करता है, तो उस पर आप क्या कहिएगा कि उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है। दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है, या फिर किसी चीज़ को तोड़ना हो तब हमको बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। शेप अगर चेंज करना है तब बैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है, या कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उस पर बैलेंस फोर्स लगता है, या फिर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बैलेंस फोर्स समझ में आ गया, द फोर्स हुज रिजल्टेंट या द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0 इज नोन एज बैलेंस फोर्स, या द फोर्स हुज रिजल्टेंट इज 0 इज नोन एज बैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स समझिए, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। देखिए अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स जिसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो, क्या हो, रिजल्टेंट नन ज़ीरो, क्या हो, नन ज़ीरो, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका बॉडी है m, मास का कोई एक बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F1 इक्वल टू 5 न्यूटन, और इस पर फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ से, दूसरी तरफ से, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका 6 न्यूटन। अगर रिजल्टेंट फोर्स आप निकालिएगा तो F इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2, यानी 5 प्लस 5 प्लस -6, तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यानी ये फोर्स ज़्यादा है। तो ये जो बॉडी है आपका वो किस डायरेक्शन में, ये आप डायरेक्शन यहाँ पे ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हुआ, तो बॉडी किस डायरेक्शन मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, क्योंकि 1 न्यूटन फोर्स इधर से ज़्यादा है, इधर 6 न्यूटन है, 1 न्यूटन। तो ये फोर्स जिसका रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। तो जितना भी दुनिया में ऑब्जेक्ट पुश कराया जा रहा है, मूव कराया जा रहा है, उस पर कौन सा फोर्स लगा रहा है, अनबैलेंस फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है मान लीजिए मोशन में, तो इस पर हमको रोकना होगा तो कौन सा फोर्स लगाएंगे, अनबैलेंस फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराना होगा तो हमको कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर क्या पोजीशन चेंज करना है तो कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। हम लोग फोर्स समझ लिए, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स समझ लीजिए। अब थोड़ा सा देख लीजिए आप कुछ एग्जाम्पल फोटो से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या हो सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी एंड चेंज द पोजीशन, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है,
डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, रोक सकता है चलती हुई ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पर आप देखिए दिख रहा होगा, ये हॉकी बॉय हीटिंग अ बॉल, बॉल को हीट करेगा ये लड़का, जब हीट करेगा तो इसका डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो जाएगा। तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है। उसी तरीके से और एग्जांपल देखते हैं। रिजल्टेंट फोर्स तो समझ गए, जो फोर्स टोटल फोर्स को ही रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर ज़ीरो हो गया तो बैलेंस फोर्स, अगर नॉन ज़ीरो है तो अनबैलेंस फोर्स। जैसे देखिए यहाँ पे ये बड़ा सा चट्टान है, सारा इसी तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि सारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 4 फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3, F4, सब 5-5 न्यूटन ही मान लीजिए, अगर लग रहा है 5-5 न्यूटन, तो सब एक ही डायरेक्शन में, तो सब तो प्लस ना हो जाएगा, तो 25-25। और यहाँ पे अपोज कौन कर रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये मूव करेगा। चाचा बहुत मेहनत किए हुए हैं। अच्छा चाचा रुक जाइए, काहे गुस्सा आ गए हैं? ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? रिजल्टेंट फोर्स, अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो तो बैलेंस, नहीं तो अनबैलेंस। अब देखिए ये अकेले ही पूरा हिम्मत लगाए हुए हैं चाचा। ओ वो सब थक गया क्या? आप अकेले मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए F=F1 + F2 + F4। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, ये आपका अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है लेफ्ट, ये अनबैलेंस फोर्स। ब्लॉक राइट तरफ मूव कर रहा है, ये अनबैलेंस फोर्स। जहाँ मूवमेंट आएगा वो अनबैलेंस फोर्स। आगे चलते हैं। अब देखिए बैलेंस फोर्स, देखिए ब्लॉक क्या है, अब देखिए दोनों तरफ से यहाँ पे, यहाँ इधर भी हाथ लगाया हुआ, इधर दोनों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो ये ब्लॉक स्टेशनरी है, तो ये अनबैलेंस फोर्स। जब ब्लॉक स्टेशनरी है अनबैलेंस, देखिए यहाँ पे एक तरफ से फोर्स लग रहा, तो ऑब्वियसली है कि ये वाला जो आपका ब्लॉक है, ये जो आपका ब्लॉक है ये इस तरफ मूव करेगा, और ये ब्लॉक है इस तरफ मूव करेगा, तो ये अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, क्लियर बैलेंस फोर्स। अब देखिए टग ऑफ वार है ना, इसी को बोलते हैं टग ऑफ वार। देख लीजिए अच्छे से, VBI है, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से। टग ऑफ वार इसी को बोलते हैं रस्सा कसी का खेल। देखिए जब व्हेन टग ऑफ वार होता है तो रस्सी क्यों नहीं हिल रहा है? बताइए यहाँ पे रस्सी क्यों नहीं हिल रहा? ये मान लीजिए टीम A है और ये टीम B है। ठीक है, तो ये दोनों इस तरफ से भी फोर्स लगा रहा है, इस तरफ से भी फोर्स लगा रहा है, ये रस्सी क्यों नहीं अपनी जगह से मूव कर रहा है? बिकॉज both team A and team B apply same amount of force, equal and opposite force, so it is balanced to each other and there is no movement। ठीक है, बैलेंस फोर्स लग रहा है इसीलिए। क्लियर, एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि अगर पोजीशन चेंज करना है तो अनबैलेंस फोर्स, और शेप चेंज करना है तो बैलेंस फोर्स। देखिए ये आपका गुब्बारा है और इसको अगर हम शेप चेंज करना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स लगा करके हम पोजीशन चेंज कराएंगे और बैलेंस फोर्स लगा के हम शेप चेंज कराएंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को तोड़ना अगर है या उसका शेप चेंज करना, जैसे बोतल को क्रश ही करना होता है, तो हम बैलेंस फोर्स लगाते हैं। क्लियर, आई होप आपको बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया होगा। क्लियर है, देखिए यहाँ पे अब ये टीम, यहाँ पे जो टीम, ये जो टीम B जिसको हम लोग माने थे, ये देखिए ये हार रहा है, ये हार रहा है और ये जीत रहा है, तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए गैलीलियो गैली साहब का एक्सपेरिमेंट है, गैलीलियो गैली साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, इसको उतना ध्यान नहीं दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ये नहीं है। बात कर लेते हैं इनर्शिया का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स समझ गए, अब इनर्शिया का बात कर लेते हैं। देखिए इनर्शिया क्या है? देखिए इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का, इंटरनल प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज टू चेंज ऑफ स्टेट। अब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ये रुका ही रहेगा, इसको आप मूव करना चाहिएगा तो ये अपोज करेगा। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ईगो है। जैसे आपके अंदर ईगो है ना, कि आपको कोई दूसरा कोई चीज़ करना चाहेगा, आपके मन के खिलाफ होगा, आप नहीं करना चाहिएगा, तो वो आपका ईगो है। तो ह्यूमन के अंदर वो ईगो होता है जो अपोज करता है दूसरे का।
ठीक है। उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर मास अगर रेस्ट में है तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। अगर उसको आप चेंज करना चाहिएगा, रेस्ट वाले को मोशन में लाना चाहिएगा, तो वो उसका अपोज करेगा, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। और चलता हुआ ऑब्जेक्ट को अगर रोकना चाहिएगा तो वो रुकने का अपोज करेगा, वो क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में कहलाएगा। तो दुनिया में जितना ऑब्जेक्ट है, जो जिस स्थिति में है, जो जिस पोजीशन में है, उसके पास उसी का इनर्शिया है, वही इनर्शिया है। जनरली 3 स्टेट में है मोशन, या तो रेस्ट में है, या तो मोशन में है, या किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट के पास कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन वाले के पास कौन सा है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। और जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अब जो जिस स्टेट में है उसको अगर हम उस स्टेट को बदलना चाहेंगे तो वो उसका अपोज करेगा। वही प्रॉपर्टी जो अपोज कर रहा है अपने स्टेट के बदलने का, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अगर रेस्ट को हम मोशन में लाना चाहेंगे तो वो रेस्ट से मोशन में आने का विरोध करेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगा। मोशन को हम रेस्ट में लाना चाहेंगे तो वो रेस्ट में आने का विरोध करेगा, वो इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा। और जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको उस डायरेक्शन से अलग करना चाहेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाएगा, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला जो आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये आपका ग्लास है, इसके ऊपर ये कॉइन रखा हुआ है, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, या ताश का पत्ता आप समझ लीजिए। इसको जब उंगली से हिट किया जाएगा, जैसे स्ट्राइकर को हिट करते हैं, तो ये स्ट्राइकर तो उधर आगे चला जाएगा, बट ये जो शीशा कॉइन है वो नीचे गिर जाएगा। बिकॉज ये जो कॉइन है ये अपने आप को इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, इसके मोशन में आने के बावजूद ये उसका विरोध करेगा और नीचे गिर जाएगा। तो वाई कॉइन फॉल इनसाइड द ग्लास ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसीलिए टू क्लियर। अब देखिए इनर्शिया है ना, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। देखिए इनर्शिया पूछेगा, इनर्शिया का रिलेशन मास के साथ, तो आप बोलिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एक 50 kg का चट्टान है, कितने kg का, 50 kg का, एक 5 kg का चट्टान है, किसको आप आसानी से मूव करा दीजिएगा, बोलिए कौन ज़्यादा विरोध नहीं करेगा मूव का, 5 kg वाला। 5 kg वाले को आसानी से मूव करा दीजिएगा, 50 kg वाले को अकेले मूव करा पाइएगा नहीं, तो इसके पास इनर्शिया ज़्यादा हुआ, ये विरोध ज़्यादा कर रहा है मोशन में आने का। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास को बढ़ाइएगा तो इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि विच क्वांटिटी मेज़र इनर्शिया, कौन सी क्वांटिटी इनर्शिया को मेज़र करेगा। तो अभी बता दिए कि इनर्शिया ज़्यादा किस में था, 5 kg वाले में या 50 kg वाले में, 50 kg वाले में। तो मास ही की वजह से ना इनर्शिया पता चला। तो क्या हो गया, विच क्वांटिटी मेज़र इनर्शिया, तो मास, कौन, मास इज द क्वांटिटी विच मेज़र इनर्शिया। क्लियर। अब इनर्शिया का आपको एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया इन एवरीडे लाइफ। BBI क्वेश्चन यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछता है कि इनर्शिया का क्या एग्जाम्पल है। तो एक इनर्शिया का एग्जाम्पल यहाँ देखे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है, कॉइन नीचे फॉल कर गया क्योंकि ये विरोध किया पोजीशन में आने का। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये कार्डबोर्ड आगे आ गया, कार्डबोर्ड आगे आया, दिख रहा ना, कार्डबोर्ड यहाँ से यहाँ चला आया और ये कॉइन नीचे गिर गया, क्यों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। अब आगे देखते हैं, देखिए 3 है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का देखिए, समझिए। ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस, ठीक है, बस बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट, देखिए तो लेंस मतलब झुक जाना हुआ है ना, LEANS लेंस, या टेंस टू फॉल व्हेन बस इज स्टार्ट सडन, जब बस सडनली स्टार्ट होता है तो पैसेंजर पीछे की तरफ झुक जाता है, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। फ्रूट फॉल डाउन व्हेन ब्रांच ट्री इज सेकंड, जब हम पेड़ के पत्ते को, पेड़ के टहनी को हिलाते हैं तो पत्ता नीचे की तरफ गिर जाता है, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। याद रखिएगा एकदम फटाफट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा।
अब डस्ट पार्टिकल ऑन कारपेट फॉल व्हेन बीटन बाय स्टिक। जब स्टिक से हम इसको मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर। इन तीनों का एक ही एग्जाम्पल हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। पूछेगा वाई पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन ड्राइवर सडन स्टार्ट द बस। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट पैसेंजर वांट टू बी इन रेस्ट बट बस कम इन मोशन सो इट फॉल डाउनवर्ड इन द अपोज इन मोशन। उसी तरीके से फ्रूट का, उसी तरीके से इसका। क्लियर। अब देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। इनर्शिया ऑफ मोशन, देखिए जब गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी जब मोशन में होता है, गाड़ी जब किस में होता है, मोशन में होता है, तो डायरेक्ट सडन अगर ब्रेक लेता है ड्राइवर तो पैसेंजर आगे की तरफ फॉल कर जाता है। ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। क्लियर। उसी तरह ए मैन केयरलेस मूविंग इन ए ट्रेन लेंस फॉरवर्ड। देखिए जैसे ही ट्रेन वाला ही हो गया, ट्रेन सडन ब्रेक लेता है तब क्या होता है, आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। ये भी उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है जब बस राइट टर्न लेता है तो आदमी लेफ्ट की तरफ झुक जाता है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। उसके बाद जैसे देखिए व्हेन ए ड्राइवर इज नेगोशिएटिंग अ कर्व, जब कर्व टर्न पे जब घुमाता है पैसेंजर एक्सपीरियंस फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व। जैसे ही ऐसे मुड़ रहा है तो अब पैसेंजर क्या इस तरफ झुक जाता है, बस इधर मुड़ेगा तो पैसेंजर इस तरफ झुक जाएगा, तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। क्लियर। क्लियर है यहाँ तक, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझ गए। अब देखिए न्यूटन लॉज, न्यूटन का 3 लॉ है। न्यूटन का कितना लॉ है, 3 लॉ। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। बहुत बच्चे समझते हैं न्यूटन का लॉ और इक्वेशन ऑफ मोशन सेम है, बिल्कुल नहीं। न्यूटन का लॉ अलग है और इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। किसका, इनर्शिया समझ गए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया का 3 एग्जाम्पल आसानी से दे दीजिएगा। अब है आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बने रहिए एकदम अंत तक। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा है थर्ड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड लॉ कितना, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, फोर्स लॉ, फोर्स को। फर्स्ट लॉ फोर्स को, सेकेंड लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को, कितना फोर्स लगेगा कम या ज़्यादा, ये सेकेंड लॉ डिफाइन करेगा। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कौन डिफाइन करता है, थर्ड लॉ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को थर्ड लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को सेकेंड लॉ, और फोर्स के बारे में जानकारी कौन देता है, फर्स्ट लॉ। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। जैसे ही एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा वो क्या होगा कि वो अपना डायरेक्शन बदल लेगा, मतलब वो उसका अपोज करेगा। देखिए फर्स्ट लॉ को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले, फिर सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को जाने। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है, किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। क्लियर। लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया अगर पूछे तब भी यही लिखना है। देखिए ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन और along a straight line unless an external force is act upon it। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, या जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगे। जैसे आपके टेबल पे बुक रखा हुआ है तो टेबल पे कब तक रखा रहेगा, जब तक कि आप उस पर फोर्स लगा के, यानी हाथ से उठा के दूसरी जगह नहीं कीजिए, तब तक रखा रहेगा ना। तो यही कहता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा
जब रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा या किसी भी डायरेक्शन में, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। उसी तरीके से अब एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कब तक? जब तक कि उस पर फोर्स नहीं लगाया जाए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है कि जैसे हम सरफेस पे किसी बॉल को लुढ़काए तो बॉल क्या हुआ, थोड़ी देर बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्लियर? अब सीधे अगर गाड़ी जा रहा है तो जब तक ड्राइवर हैंडल नहीं घुमाएगा गाड़ी घूमेगा? तो हैंडल जब घुमाता है तो क्या करता है? फोर्स लगाता है, तब गाड़ी घूमता है। अगर नहीं हैंडल घुमाए तो गाड़ी का राम नाम सत्य है, सीधे चला जाएगा कुआं में। नहीं, घाटी अगर है या फिर आगे क्या है, तालाब है, तो तालाब में चला जाएगा। शार्प टर्न है तो टक्कर मार देगा। तो यही न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ मोशन कहता है कि बॉडी इज वांट टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन until external force is not apply on it। क्लियर? क्लियर है? अब बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। क्या बात कर लेंगे हम? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होना वो डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पे। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होना। अब ये मोमेंटम क्या है? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम समझिए, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से। देखिए इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। P बराबर mv इसका फॉर्मूला होता है, P बराबर mv। अब यहाँ से ऐसा यूनिट अगर निकालिएगा तो मास का होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट हो गया। अब ये वेलोसिटी में डायरेक्शन है तो इसमें भी डायरेक्शन होगा, इसलिए मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अब देखिए मोमेंटम को अगर हम जीरो करना चाहते हैं तो वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। तो p जीरो तभी होगा जब v क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझिए मोमेंटम क्या। देखिए कोई मास है, कोई बॉडी है, अब वो चल रहा है तो उसके पास क्या मोमेंटम है? दुनिया में जितना चलता हुआ बॉडी है सबके पास मोमेंटम है। ठीक है, दुनिया में जितना चलता हुआ बॉडी है उसके पास मोमेंटम है। इसलिए मास तो ऑलरेडी है, अब इसमें वेलोसिटी आ गया तो क्या कहलाया? ये अब क्या है इसके पास? ये p के साथ मूव कर रहा है, मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पे हम एक बार फोर्स लगाए 5 न्यूटन का, तो ये मूव करने लगा 5 मीटर पर सेकेंड से। कितना से? 5 मीटर पर सेकेंड से। फिर से समझिए, ये बॉडी है, इस पर हम लगाए 5 न्यूटन का फोर्स, ये मूव कितना से किया? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मास है 10 kg। अब मोमेंटम निकालिए, 50 हो गया। 5 न्यूटन फोर्स लगाए, 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव किया। अब वही बॉडी को जो 10 kg का है, यही बॉडी है, इस पे हम फिर फोर्स लगाए 10 न्यूटन का। कितने का? 10 न्यूटन का। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव किया। अब कितना हो जाएगा? 10 kg इसका मास है। कितना? 10 kg। तो p मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो 100 मीटर पर kg मीटर पर सेकेंड से। उसका उसी मास पे हम लगाए 2.5 न्यूटन का फोर्स, कम न्यूटन, तो ये मूव किया आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 25 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सेम ऑब्जेक्ट पे हम एक बार 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर 50 उसका मोमेंटम है। सिंपली समझिए, 10 न्यूटन फोर्स लगाए तो उसका 100 मोमेंटम हो गया, और 2.5 न्यूटन फोर्स लगाए तो 25 उसका मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम का ज़्यादा होना कम होना किस पे डिपेंड किया? लगाए गए फोर्स पे। यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का चेंज होना यानी कम होना या ज़्यादा होना किस पे डिपेंड करेगा? अप्लाइड फोर्स पे। यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, p is directly proportional to अप्लाइड फोर्स। इसको क्या करेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। ये dp क्या है, तो dp है चेंज इन मोमेंटम, और t क्या है, dt चेंज इन टाइम। क्लियर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई फोर्स। इसको देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, और वही ऑब्जेक्ट पे अब फोर्स लगा दिए हम, ठीक है, फोर्स लगाए, u के साथ मूव कर रहा था, फोर्स लगा दिए, तो इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, mu, और फाइनल मोमेंटम एम भी। अब चेंज इन मोमेंटम यहाँ से अगर हम निकालेंगे, dp निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम बी माइनस एम यू, क्या हो जाएगा, एम बी dp बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ से अगर प्रूफ करने अगर बोलेगा F इक्वल टू एम ए अगर प्रूफ होगा, तो ऐसे लिखिएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी dp निकाले थे, एम बी माइनस एम यू बाय टी। अब देखिए, यहाँ से क्या m कॉमन हो जाएगा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस यू बाय टी। अब ये जो आपका v माइनस यू बाई टी है, एक्सीलरेशन के बराबर होता है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, बिकॉज ये वाला जो वैल्यू है आपका, ये किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, किसके बराबर, a के बराबर, किसके बराबर, a के बराबर। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब ये वाला प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा, ये वाला साइन जब हटेगा, तब कांस्टेंट लाते हैं, तो F इसके जगह पे हम क्या डालेंगे, k डालेंगे, इज इक्वल्स डाले, तो इक्वल्स डालने के लिए k m a डाला जाता है। तो k बराबर अगर हम 1 कर दें, तो क्या हो जाएगा, F बराबर m a हो जाएगा, F किसके बराबर हो जाएगा, m a के बराबर। हो गया ना प्रूफ, हो गया प्रूफ, क्लियर। अब देखिए, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करने वाला, तो न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकेंड। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है। क्लियर। अगर आपको रिलेशन पूछे डायन और न्यूटन में, और CGS यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स वो होता है डाइन, ग्राम cm पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। VBI चीज़ अब जो बताने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन। देखिए, न्यूटन CGS यूनिट है, कितने डाइन के बराबर होगा, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, 1 न्यूटन। तो इसको ग्राम को kg को ग्राम में कीजिएगा, तो 1000 ग्राम, और सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में, तो गुने 100 हो गया, तो kg क्या हो गया, ग्राम हो गया, और मीटर cm हो गया पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके बराबर है, डाइन के बराबर। ये क्या हो गया, 10 1 2 3 4 5, तो 10 टू दी पावर 5 डाइन। ये क्या हो गया, ये वाला आपका डाइन क्या लाएगा, dy यानी डाइन बराबर 1 न्यूटन। क्लियर। 10 टू द 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन, 10 टू द पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन, या 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। क्लियर है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ गए। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन देख लेते हैं। मोमेंटम आप समझ गए, P इक्वल टू एम बी। ठीक है, P इक्वल टू एम बी हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी हम लोग यहाँ से प्रूव कर लिए। देखिए यहाँ पे
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वही प्रूफ हो रहा है। ये देख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ इजिकल टू के एम ए, के को कर दिया, एफ इजिकल टू एम ए हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब एक है इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, कितना देर लगाएं, वही फोर्स इंटू टाइम। जैसे बेंच आप खींच रहे हैं, अब बेंच क्लास के एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींचेगा तो ज़्यादा टाइम फोर्स लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक खींचेगा तो कम टाइम लगेगा। तो इस यहाँ से यहाँ तक खींचने में, यहाँ से यहाँ तक खींचने में कम इम्पल्स लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक खींचने में ज़्यादा इम्पल्स लगेगा। ठीक है, क्लियर? तो फोर्स इंटू टाइम क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग आगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ गए। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, जैसे क्रिकेटर है, कोई भी क्रिकेटर है तो वो अपना हाथ पीछे क्यों खींचता है? वाई क्रिकेटर पुल हिज हैंड वाइल टेकिंग द कैच। तो जब क्रिकेटर कैच लेता है तो हाथ पीछे इसलिए खींचता है ताकि वो टाइम बढ़ जाए। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। ये टाइम अगर बढ़ेगा, देखिए फोर्स का रिलेशन टाइम के साथ इन्वर्सली है, तो टाइम अगर बढ़ेगा क्या होगा? टाइम अगर बढ़ेगा, टाइम अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा। तो जब हाथ खींचेगा, जब हाथ मान लीजिए यहाँ पर कैच ले लिया, यहाँ पर कैच ले लिया और इसको खींच के ला के यहाँ कैच लिया, तो टाइम बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम बढ़ा, तो जैसे ही टाइम बढ़ेगा उसका फोर्स घट जाएगा, इसीलिए चोट कम रहेगा। उसी तरीके से जब सामान को एक जगह से शीशा वगैरह को कैरी किया जाता है, तो बीच में मान लीजिए ये ऊपर वाला आपका ये शीशा है और ये छत है, तो इसके बीच में आप गद्दा डाल देते हैं या थर्मोकोल डाल दिया जाता है, ताकि जब जर्क लगे तो ये पोरस होता है, ये टाइम को इंक्रीज कर दे और फोर्स का इफेक्ट घट जाएगा, ताकि ये टूटेगा नहीं। क्लियर? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब बात कर लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप फोर्स लगाइएगा किसी ऑब्जेक्ट पे, उतना ही फोर्स वो भी आप पे लगाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कैसे कीजिएगा, स्टेटमेंट कैसे लिखिएगा? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्टेटमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन have there is equal and opposite reaction। ठीक है, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर हम लिख रहे हैं F1 इक्वल टू माइनस F2। और यहाँ एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपका एक्शन और रिएक्शन है, दो ऑब्जेक्ट के बीच होता है। जैसे हम लोग चलते हैं, तो जब हम लोग चलते हैं, मान लीजिए ये चप्पल है और ये पैर है, तो फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं ये एक्शन कहलाता है, और ये जो है रिएक्शन है। जैसे नाव चलाने वाला, जब नाव चलाने वाला है तो बम्बू स्टिक को पीछे की तरफ, तो ये एक्शन हो गया, उसकी रिएक्शन में नाव आगे जाता है। क्लियर है? जैसे हम साइकिल का पेंडल चलाते हैं, तो साइकिल का पेंडल क्या हो गया? एक्शन हो गया, और साइकिल का आगे जाना क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। क्लियर? चलिए और बात कर लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग ए है और ये स्प्रिंग बी है। इस तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, तो जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये रीडिंग दोनों का देखिए सेम है। यहाँ और यहाँ एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, रीडिंग दोनों का सेम है। यहाँ पे भी न्यूटन, यहाँ पे भी उतना ही रीडिंग है, उतना रीडिंग, एक्शन और रिएक्शन सेम है। जैसे देखिए ये आपका वर्ड्स है, ये वर्ड एयर को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, विंग पुश इन डाउनवर्ड। तो जितना ऊपर ये आगे चलना चाह रही है, ऊपर जाना चाह रही है, तो विंग से इसको नीचे की तरफ पुश करेगी, ये ऊपर जाएगा। क्लियर? और देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे देखिए ये स्विम कर रहा है, क्या? स्विमर। स्विमिंग भी एक एग्जांपल है थर्ड मोशन का। तो देखिए ये हाथ पीछे की तरफ, ये क्या है? एक्शन लगा रहा है, उसकी रिएक्शन में ये आगे जा रहा है। तो एक्शन, स्विमिंग में एक्शन पीछे की तरफ। देखिए वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, स्विमर पुश द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये एक्शन हो गया, और ये क्या हो गया? रिएक्शन हो गया।
उसी तरीके से चलने में जैसे आपका बलून है, ठीक है, तो बलून से जो एयर निकलता है और बलून का ऊपर जाना क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, और एयर का निकलना एक्शन हो गया। क्लियर। उसी तरीके से रॉकेट है, क्या है, रॉकेट जो ऊपर जाता है वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, क्लियर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ गए, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जानते हैं P इक्वल टू mv। कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में मूव कर रहा है उसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का स्टेटमेंट देख लीजिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, वीवीआई टॉपिक है। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको समझाते थे फिर ले लीजिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट इफ ए ग्रुप ऑफ बॉडी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर लगाते हैं, इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन, प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखिए आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू law of conservation of momentum neither be created nor be destroyed but it can transfer from one body to another. Clear? That is total momentum if two bodies moving in same direction। देखिए टू बॉडी इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पे हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया यार मास वाला। चलिए आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे समझिए। देखिए सपोज दो बॉडी है, एक बॉडी m1 और ये एक बॉडी है m2, ठीक है। ये मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, ये भी मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। तो ये m1 है तो इसका u1 हो जाएगा, ये m2 है तो ये u2 हो जाएगा। और ऐसे चल रहा है कि ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है m2 और ये थोड़ा फास्ट चल रहा है, दोनों एक ही सड़क पे चल रहा है, जाके टकराएगा। टकराने के बाद ये कोलिजन का स्टेट होगा, कोलिजन का जब स्टेट होगा तो इससे बिफोर और कोलिजन के बाद वाला ये स्टेट है, ये दोनों मोमेंटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो m1 u1 बराबर क्या हो, m1 u1 प्लस m2 u2, सॉरी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर होना चाहिए, m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर। क्योंकि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था टोटल, ये कोलिजन यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम कोलिजन में क्या होगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो तेज चल रहा था वो धीरे हो जाता है, ये वाला धीरे हो जाएगा और ये वाला फास्ट हो जाएगा। तो इसका जो मोमेंटम कमा कहाँ गया, यही पूछा था। तो इसका मोमेंटम जो कम था वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वही बोलता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रूफ होगा। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। दैट इज if two body moving in a straight line and collide, then total momentum before collision must be equal to total momentum after collision। that is कर दीजिएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर, क्लियर है, क्लियर। अब इसका एप्लीकेशन है रॉकेट जो आपका उड़ता है, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, रॉकेट जो आपका उड़ता है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही उड़ता है। किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। जैसे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है, कौन सा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। क्लियर। रॉकेट देखिए, रॉकेट प्रोपल्सन है, ये फिगर को देखिए यहाँ पे, ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। कब, जब ये फ्यूल नीचे की तरफ जा रहा है।
नीचे की तरफ जब फ्यूल फोर्स लगाता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? अब एक बार शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं, कितना फार्मूला इसमें हम लोग पढ़े और कुछ इस पे एक दो न्यूमेरिकल करवा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप अब आप इस पे आंसर कर पाइएगा। न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस पे। बहुत टाइम हो गया, लगभग 45 मिनट का लेक्चर हो गया। देखिए फॉर्मूला जो है आपका इस चैप्टर में, एक हो गया एफ इजकल टू एम ए, दूसरा हो गया पी इजकल टू एम बी, और तीसरा हो गया M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, और एक यहीं से रिक्वायल वेलोसिटी का फार्मूला निकलता है। रिक्वायल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जब गन से गोली को फायर किया जाएगा, तो गोली जैसे ही आगे निकलेगा बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन होता है, उसको बोलते हैं रिक्वायल वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद विच, लिख लीजिए, द वेलोसिटी विद विच गन मूव बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग फायरिंग इज नोन एज रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन। और रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन के निकालने का जो फार्मूला है ये याद रखिएगा, V ऑफ G इजकल टू मास ऑफ बुलेट MB मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन। ठीक है, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन इजकल टू मास ऑफ बुलेट, ये MB मास ऑफ बुलेट है, VB मास ऑफ गन है, VB ऑफ मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, और MG मास ऑफ गन है। क्लियर? और एक फार्मूला और निकलेगा कॉमन वेलोसिटी का, तो कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला याद रखिएगा, कॉमन वेलोसिटी इजकल टू M1U1 प्लस M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। कॉमन वेलोसिटी ये तब होगा जब आपका दो ऑब्जेक्ट पहले अलग अलग स्पीड से चल रहा था, अब टकराने के बाद दोनों क्या हो, एक ही स्पीड से चलने लगे, तो V1 बराबर V2 बराबर V हो जाएगा, तब ये वाला कॉमन वेलोसिटी लगाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? इस पे दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, VBI क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपका लेक्चर हो जाएगा समाप्त। देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ए राइफल ऑफ मास 5 kg, बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। यहाँ पे ए राइफल ऑफ मास, तो मास ऑफ गन MG कितना दे दिया, मास ऑफ गन वो दे दिया आपका 5 kg। ठीक है, उसके बाद बुलेट MB मास ऑफ बुलेट कितना है, 50 ग्राम है। क्लियर? तो बोल रहा है, और बुलेट V ऑफ B वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, VB वो है आपका 50 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी का फार्मूला है VB इजकल टू, बोलिए, MB VB V ऑफ गन VG MB VB बाय बताइए MG। अब मास ऑफ बुलेट कितना है, 50 ग्राम है, तो इसको केजी में कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, तो 50 बाय 1000 डायरेक्ट हम कर दें, इनटू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 50 हो गया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये है 50, इंटू मास ऑफ गन कितना है, मास ऑफ गन 5 kg है, 5, ये हो गया 5। अब इसको कट कीजिए, E0 से E0 कैंसिल, E0 से E0 कैंसिल, अब ये 5 से ये 5, ये हो गया 5 दूनी 10, तो क्या हो गया, आंसर आ गया आपका 1.2 यानी 0.5 सेकेंड। किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ये माइनस में होता है, तो VG जो आ गया आपका -0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्लियर है? मास रिक्वायर्ड वेलोसिटी पे ऐसे ही न्यूमेरिकल बनेगा, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका।
रोक करके अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हम आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद लेक्चर ख़त्म, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्रिकेट बॉल, देखिए ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप बाय प्लेयर इन 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप दिस बॉल। एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास m कितना दे दिया है 70 ग्राम, m कितना है, m इजकल टू 70 ग्राम। मूविंग विथ वेलोसिटी u कितना है, u दे दिया आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप बाय ए प्लेयर इन टाइम कितना दे दिया है 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स अप्लाई बाय, f कितना है टू स्टॉप, तो v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, टू स्टॉप है ना बाद में रुक जाता है, तो f क्या होगा, f इजकल टू वाट, तो आपको मालूम है f इजकल टू होता है m इंटू ए। अब मास यहाँ से आपको दे दिया है, यहाँ u भी दिया हुआ है, t यहाँ से एक्सलेशन निकाल दीजिए, तो f इजकल टू m v माइनस u बाय t, इस पे पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। क्लियर है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग अब एक लेक्चर और देखेंगे शॉर्ट रिवीजन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। अगर आपका प्यार रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।